स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासक के बारे में। सबसे पहले मगध साम्राज्य देखेंगे। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश था और हर्यक वंश का जो कार्यकाल था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। लिखा हुआ है बिम्बिसार जो था वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। और हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक भी था। ये जो बिम्बिसार था वो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इनकी राजधानी गिरिव्रज थी और उसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु, अर्थात बिम्बिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था। ठीक है। और ये कब 492 से 460 ईसा पूर्व में क्या किया था इन्होंने, बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। किसने किया था? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु ने बिम्बिसार को मारने के बाद में सिंहासन प्राप्त किया था। उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था एवं उसकी राजधानी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। जो बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध संगीत थी वो कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। बहुत बारीक क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने जितनी भी संगीत हुई चारों संगीत के बारे में वीडियोज़ में पढ़ा दिए हैं, अपलोड कर दिया है। चैनल पर विजिट करिए, देखिए और उसका फ़ायदा लीजिए। आगे देखेंगे। लिखा हुआ है पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, अर्थात पाटिल वर्तमान इस समय देखेंगे तो पटना है। पाटलिपुत्र को पहले जो है पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, अब जो है पटना है उसका नाम। की स्थापना का श्रेय जो है वो उदयन को जाता है। अर्थात जो पटना है, पटना को बनाया किसने था, किसने उसकी स्थापना की थी? तो उदयन ने किया था। नेक्स्ट वंश देखेंगे नंद वंश। नंद वंश का जो कार्यकाल था वो 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक था। और आगे क्या है, इस वंश का जो संस्थापक था वो महापद्य नंद को माना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पेस का युद्ध लड़ा था। विस्तृता का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ठीक है। परंतु वो हार गया। तो ध्यान देना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है। कि सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइडेस्पेस का भी युद्ध से बोलते हैं और विस्तृता का भी युद्ध बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है। लिखा हुआ है वह भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन चला गया था। कौन? सिकंदर। सिकंदर जो है भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहाँ 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था मौर्य वंश का। और सबसे पहला शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया था और पराजित कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये आपको ध्यान देना है। चंद्रगुप्त की जो माता का नाम था वो मूरा था। ठीक है। और मूरा के नाम से ही चंद्रगुप्त का नाम मौर्य पड़ा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आता है, कभी कभार अगर आ भी जाए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। धनानंद की जो पुत्री थी उसका नाम दुर्धरा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब था ये? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने जो है शासन किया था। ठीक है। तो 322 ईसा पूर्व में ही इन्होंने सिंहासन ग्रहण किया था धनानंद को पराजित करके। 25 वर्ष की एज थी, अर्थात 25 वर्ष की जो है उम्र थी चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय। आगे देखेंगे। लिखा हुआ है सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब हम लोग देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक भी मौर्य वंश का ही शासक है और ये भी बहुत शक्तिशाली शासक था।
273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाया है। यवन के बारे में देखते हैं। यवन जो थे वो सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी थे, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम लोग कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण का जो कार्यकाल था वो 50 से लेकर के 230 ईस्वी था। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा है, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रचलित किया था, तो यह भी ध्यान रखना है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। आगे देखेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो कार्यकाल था वो 275 से लेकर के 570 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम, इसमें क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम आए थे और ये 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक राज किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुप्त संवत का प्रारंभ इन्होंने किया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। भाई समुद्रगुप्त के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जो बनता है, भारत का नेपोलियन कौन था, तो समुद्रगुप्त को माना जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। देखिए मैंने जो इसमें आपको पढ़ाया है बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास किया है और बहुत ही अच्छी चीज़ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैंने देने का प्रयास किया है। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए, 335 से 375 ईस्वी तक थे इनका मतलब कार्यकाल था। और आगे है, समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली अत्यंत प्रामाणिक सामग्री प्रयाग प्रशस्ति के रूप में उपलब्ध है। तो अगर जो है एग्ज़ाम में आता है कि समुद्रगुप्त के बारे में बताइए कि उनका जो प्रमाणित सामग्री कौन सी है जिसके बारे में उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, चीज़ें उनके बारे में जानकारी जहाँ से प्राप्त होती हैं, तो वो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, समुद्रगुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था, इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त वंश का एक बहुत महान योद्धा था और वो कुशल सेनापति भी था, इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में नवरत्न थे। आपने सुना होगा नवरत्न के बारे में, तो नवरत्न थे। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए हैं जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, शकों को जब पराजित कर दिया तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फुहान 399 ईस्वी से 412 ईस्वी ये कार्यकाल दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। भारत की यात्रा पर आया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे देखेंगे, आप देखेंगे पुष्यभूति वंश, अर्थात इसे वर्धन वंश भी बोला जाता है और हर्षवर्धन का कार्यकाल बोला जाता है। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था इनका कार्यकाल। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्षवर्धन दक्षिण में उसकी सेनाओं को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्षवर्धन दक्षिण में उसकी सेनाओं को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था।
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या है। जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने क्या किया था, हर्षवर्धन की जो सेना थी दक्षिण में, उसको जो है नर्मदा नदी जो है थी तट से पीछे खदेड़ दिया था, यही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, उसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। इसने कादम्बरी और हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट और चीनी विद्वान वेनसोंग जो है उन्होंने, उनकी एक रचना है सी यू की के रचयिता हैं वेनसोंग को आश्रय प्रदान किया था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हर्षवर्धन ने क्या किया था, चीनी विद्वान था वेनसोंग, उसको भी आश्रय प्रदान किया था। कुछ उनके बारे में, हर्षवर्धन जी के बारे में लिखा हुआ है कि उनके जो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी वही बताया गया है। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।